हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूँ आई एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है एक नया टॉपिक और हम कह सकते हैं इमर्जिंग टॉपिक, और जो है कार्बन फार्मिंग का। आई डोंट नो कि कितने स्टूडेंट ने ये पहले सुना है और कितने स्टूडेंट ने नहीं सुना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपने कार्बन फार्मिंग के बारे में पहले सुना था या फिर नहीं सुना था। और ये एग्रीकल्चर का फ्यूचर होने वाला है। कैसे फ्यूचर होने वाला है? जब हम कहते हैं कि दोस्तों हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि सर हम इस प्लेटफॉर्म में भी इसी वजह से हैं कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि कल के दिन हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और एक अच्छी सैलरी होगी, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होगी। अल्टीमेटली एक अच्छी सैलरी मतलब पैसा। तो सिमिलरली फार्मिंग कोई क्यों करेगा? फार्मर को भी तो पैसा कमाना है ना, उसको भी अपना घर चलाना है, घर तो पैसे से ही चलता है। और अगर हम फार्मिंग की बात करें तो हम उसमें भी बात करते हैं कि कैसे इनकम मैक्सिमम हो। तो कार्बन फार्मिंग क्या है कि जो हमारा नॉर्मल एग्रीकल्चर है, जिसमें हम बात करते हैं कि फार्मर कुछ प्रोड्यूस करेगा, उसको हार्वेस्ट करेगा और फिर उसको सेल करके जो भी उसको पैसा मिलेगा उससे वो अपना घर चलाएगा या जो भी करना है वो करेगा। इसके साथ साथ कार्बन फार्मिंग में हार्वेस्ट करने का प्रोड्यूस से तो पैसा मिलेगा ही, बल्कि यहाँ पे अगर कोई फार्मर ऑलरेडी फार्मिंग कर रहा है और वो सिर्फ कार्बन फार्मिंग कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन फार्मिंग कर रहा है, तो उसको एडिशनल पर एकड़ कुछ रुपए मिलेंगे, जो कि 5 से 6 हजार रुपए पर ईयर होने वाला है। सो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ अगर आप एक खेती करते हैं तो उसके बेसिस पे ही 5 to 6 थाउजेंड रुपीज मिलेंगे, जैसे आप देखेंगे कि पीएम किसान में मिलते हैं। तो वो तो एक स्कीम है, बट यहाँ पे क्या है, ग्लोबल लेवल पे पूरे विश्व में इस बात पे चर्चा चल रही है और कार्बन फार्मिंग की बात कही जा रही है। भाई कार्बन फार्मिंग है क्या? इसको थोड़ा समझना है, थोड़ा सा आइडिया आपको इससे लग गया होगा। अल्टीमेटली ये कार्बन फार्मिंग की बात ये है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, या फिर हम कहते हैं कि जिनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जिनकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सब फील कर रहे होंगे, हम सभी तप रहे हैं। देहरादून में पहली बार 43-44 डिग्री सेल्सियस आज टेम्परेचर हुआ। आज नहीं मतलब कई दिनों से हुआ, आज तो बारिश भी हो गई है थोड़ा सा। आप भी देख रहे होंगे, आप जहां भी रह रहे होंगे वहां भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। लास्ट टाइम मैंने पूछा भी था, रेस्टोरेंट ने बताया था कि कौन कहाँ से और कितना सारा उनका टेम्परेचर वहां पे चल रहा है। सो अल्टीमेटली ये है क्या, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए। क्या होता है, डिफरेंट रीजन से इमिशंस होते हैं, और इमिशंस का एक बड़ा रीजन एग्रीकल्चर भी है। लगभग हम कहते हैं कि 1/3 से भी ज्यादा जो इमिशंस हैं, खासकर अमोनिया और CO2 के, वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज की वजह से भी होते हैं। सो आप समझिए कि इमिशंस, इसमें हम सारी चीजें कहते हैं, गाड़ी वगैरह से भी, और घर में एसी चल रहा है, हम जो भी पोल्यूशन कर रहे हैं उन सारी चीजों से इमिशंस हो रहा है। इन इमिशन से होता क्या है, ये मेजरली आप देखेंगे CO2 है, CH4 अमोनिया है, N2O है, CFCs है, बाकी सारी गैसेस हैं। इन सभी में आप देखिए मैक्सिमम जो परसेंटेज अराउंड 65% CO2 है, बाकी 14-15% ये रहते हैं। CFCs तो बहुत कम होता है, एसी या फिर जो रेफ्रिजरेशन की बात होती है, हालांकि उसका इम्पैक्ट है बट वो कम होता है रिलेटिवली बाकी के कंपैरिजन में। अब ये गैसेस तो है, इमिशंस है, तो इमिशन से क्या दिक्कत हो रही है? इमिशन से ये दिक्कत होती है कि जैसे ये एनवायरनमेंट में गैसेस निकलती हैं, ये एनवायरनमेंट में ही रहती है, और जो यहाँ से सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, इनको, सन से जो रेडिएशन आई ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए थी, बट ये क्या होता है, ये गैसेस इनको ट्रैप कर लेती हैं, और जब इनको दबा लेती हैं तो ये सारी की सारी रेडिएशंस कहाँ रह जाती हैं, हमारी अर्थ में, या फिर हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। और ये टेम्परेचर राइज होना, अब ये टेम्परेचर राइज किसकी वजह से हुआ? इन गैसेस की वजह से, और इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस बन जाता है, जैसे आप देखते हैं ना, प्लांट के लिए हम ग्रीन हाउस बनाते हैं। ग्रीन हाउस का कंसेप्ट क्या है कि ग्रीन हाउस करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या हम वहाँ पे कन्फाइंड टेम्परेचर बना सकते हैं। सिमिलरली ये एक ब्लैंकेट है, जो ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट की तरह प्रोटेक्ट करती है, उसके नीचे सारा का सारा ये ग्रीन हाउस बन जाता है, और इन गैसेस की वजह से अब क्या होगा, टेम्परेचर राइज है। टेम्परेचर राइज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल लेवल पे वार्मिंग होती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पोल्यूशन है तो इंडिया की वार्मिंग होगी, कहीं भी हो सकती है। पूरी ग्लोबल लेवल पे वार्मिंग होती है, और यही ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट हमें दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। आपने दुबई में देखा, आपने इंडिया में भी अभी हम देख रहे हैं कि कितनी जगह बाढ़ आ रही, बारिश आ रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस से। ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमको दिखता है। अब कार्बन फार्मिंग पे वापस आ जाते हैं। हमने ये भी समझ लिया, यहाँ पे क्या है, कार्बन फार्मिंग में हम ये बात कर रहे हैं
क्योंकि जो ट्री है या फिर हम कहते हैं प्लांट है, प्लांट में आप सभी को पता है प्लांट क्या करते हैं, जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए और हम क्या रिलीज करते हैं, CO2। प्लांट को क्या चाहिए, CO2, और वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये नेचुरल सिंक है। जैसे हम कहते हैं ना अमेजोन फॉरेस्ट जो है और साथ ही साथ जो हमारा सी होता है, वो क्या है, कार्बन सिंक की तरह वर्क करता है। जितना फॉरेस्ट एरिया होगा उतना कार्बन सिंक होगा। मतलब सिंक होने का क्या मतलब है कि वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर, क्योंकि क्रॉप ही तो हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी तो एक कार्बन सिंक है, तो उसको हम कहते हैं कार्बन फार्मिंग। मतलब कि जितना कार्बन हमने एटमॉस्फेयर पे रिलीज किया है, उसको किसी भी तरीके से हम स्टोर कैप्चर करें और फिर हम उसको स्टोर कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फार्मिंग। और अगर आप डेफिनेशन भी देखोगे, इसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है। कैसे कैसे और क्या आगे चीजें हैं, इसको थोड़ा सा इसमें समझते हैं एग्रीकल्चर के कंसेप्ट में। आप सभी को पता है सॉइल में भी कार्बन होती है। हम बहुत टिलेज करते हैं तो उसकी वजह से वो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो गई, हमारे लिए दिक्कत शुरू हो गई। राइस के फील्ड में आपको पता है एनारोबिक कंडीशंस हैं, अमोनिया रिलीज होता है जितने भी फर्टिलाइजर हम डालते हैं, खासकर जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, यूरिया है, और वो डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस भी है, N2O लॉसेस भी है, नाइट्रोजन, सारी चीजें होती हैं। और इसकी वजह से क्या अल्टीमेटली ये हम देख रहे हैं कि क्या चीज होती है, एटमॉस्फेयर पे गैसेस रिलीज होती है। सिमिलरली सॉइल रेस्पिरेशन से मैन्योरिंग की प्रोसेस है, वो भी डिकम्पोज होगा, उसमें भी अमोनिया रिलीज होगा। कुछ भी हम फायर कर रहे हैं उसमें भी, ट्रैक्टर चल रहा है उससे भी, तो ये अल्टीमेटली हर चीज की वजह से क्या होता है, गैसेस रिलीज होती है। और ये गैसेस रिलीज होने की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपको बताई। अब प्लांट हमारा जो है वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उन सारी प्रोसेस में वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो नेचुरल सिंक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, किसान जो है वो फार्मिंग कर रहा है, तो वो कुछ ऐसी चीज यूज ना करे जिससे कि इमिशंस हो, बल्कि वो क्या करे, सारी चीजों को नॉर्मली यूज करे, जिसको हम नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट कहते हैं, उसको यूज करे। और साथ ही साथ क्या करे, जितना मैक्सिमम हो सकता है कार्बन सिंक को बढ़ाए, और उसके बदले उसको पैसा दिया जाएगा 5,000 to 6,000 रुपीज पर एकड़ पर ईयर, जो कि स्टडीज में अभी देखने को मिला है। तो आप समझ रहे हैं कि किसान के लिए खेती करना प्लस एडिशनल इनकम। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट को बचा के चल रहे हैं। अदरवाइज हम सारी चीजें किसान से कहेंगे कि भाई तुम ये रिलीज कर रहे हो, तुम वो रिलीज कर रहे हो, तो अगर हम ऐसे ही कहते रहेंगे तो फार्मर को भी क्या ही पड़ी है, क्योंकि हम AC चलाएं, हम गाड़ी चलाएं, सब पोल्यूशन करें, और फार्मर को कहें कि वो एनवायरनमेंट को बचाए, तो उसने भी क्या ही जिम्मेदारी ले रखी है एनवायरनमेंट बचाने की। तो ये सारी चीजें समझ लें, इसके लिए ये सारी बातें चल रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये इंटरनेशनल लेवल की बातें, ये हमारी बहुत छोटी बातें नहीं है। आज एनवायरनमेंट डे है, और हो सकता है इस वीडियो को आप आज देखें या कल देखें, बट हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात हम करते हैं, जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझना जरूरी है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यही होता है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है उसको हमको कैप्चर करना और फिर स्टोर करना है, सो दैट कि हम मिटिगेट कर सके ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को। एक टर्म होता है कार्बन ऑफसेटिंग। अब क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिनमें बहुत ज्यादा इमिशंस होते हैं। जैसे हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब गवर्नमेंट को अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है, तो आपको पता है कि वो अभी मेजरली कोल से हो रहा है। कोल से हो रहा है तो कहीं ना कहीं CO2 या फिर ये सारी गैसेस निकल रही हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई हमको ये तो करना ही पड़ेगा, बट हम कुछ उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम रिलीज कर रही है, या फिर जो एज अ कार्बन सिंक यूज कर रही है। और वो क्या करते हैं, कार्बन क्रेडिट, मतलब ऐसी एंटिटीज जो कि इन्वेस्ट करती है कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम्स में, और उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, तो अल्टीमेटली बेनिफिट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। सिमिलरली कार्बन क्रेडिट है, यही चीज है कि देखो, एक जना जो पेड़ लगा रहा है वो कहेगा कि देखो मैं बचा रहा हूँ, मेरे पास ये क्रेडिट है, आप पोल्यूशन कर रहे हो, आप ये क्रेडिट ले लो। तो ये सिंपल सी चीज है, इसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, और यही है कार्बन ऑफसेटिंग। तो ये वर्ड काफी यूज होता है, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। कार्बन फार्मिंग क्या है, अभी तक मैंने आपको बताया, आपको काफी हद तक पता चल गया होगा। एक बार हम डेफिनेशंस में या फिर जो पॉइंट वाइज है वो देख लेते हैं। कंबाइंस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ही मतलब पता है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का ही पता है, तो इन दोनों को हमको कंबाइन करके लेके चलना है। मतलब हमको मिनिमम इमिशंस करने हैं, और साथ ही साथ हमको ग्रीन कवर को बढ़ाना है, और ताकि ये सारी चीजें क्या हो, सस्टेनेबल हो। ओके, रीस्टोर करना है इकोसिस्टम के हेल्थ को, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी साथ साथ बढ़नी चाहिए। कैसे दिक्कत है आज के टाइम पे, आपको पता है केमिकल्स हम जो डालते हैं उसकी वजह से कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से भी टॉक्सिसिटी, या फिर हम कहते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन नहीं होता है। सॉइल हेल्थ को ध्यान देना है। सॉइल हेल्थ केवल हमारे खाना उगाने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें जो अनगिनत माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना उनके लिए भी है, और साथ ही साथ मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज को। कार्बन स्टोरेज को बढ़ाना है इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप में। जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रासलैंड्स हैं,
वो काफी हद तक कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो सिमिलरली हमको कार्बन स्टोरेज को बढ़ाना है, रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को, इजीली अडॉप्टेबल अक्रॉस वेरियस क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वाली चीजें करनी है, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकना है, वाटर स्कैरसिटी और ये सारी चीजें रिड्यूस करनी है या फिर उनको एड्रेस करना है। तो ये है कार्बन फार्मिंग। तो कार्बन फार्मिंग कार्बन के इमिशन जो हो रहे हैं उनको कैप्चर करके स्टोर करना एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में अपने इमिशंस को रोकना, ये कार्बन की फार्मिंग है। और इसके लिए फार्मर्स को पैसा दिया जाएगा क्योंकि वो क्रॉप उगा रहे हैं। तो इसके कार्बन फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या है? रोटेशनल ग्रेजिंग है। तो ये ग्रेजिंग क्या होती है? जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं, तो ग्रासलैंड्स क्या है? एक अगेन वो कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली एग्रो फॉरेस्ट्री है, क्योंकि हम देखते हैं आईएसएफआर की रिपोर्ट्स भी आती है, उसमें भी दिया जाता है कि हमारा इतना फॉरेस्ट कवर है, और ये जो फॉरेस्ट कवर है उसकी वजह से इतना कार्बन क्रेडिट हमने जनरेट किया है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, भाई सॉइल को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि स्टोर्ड जो सॉइल कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि भाई ऐसे फर्टिलाइजर ना डालें जिनकी वजह से नाइट्रोजनस गैसेस लॉस हो या फिर अमोनिया लॉस हो, ये सारी चीजें ना हो, और हम क्या करें? कंपोस्ट या फिर मेन्योर्स को यूज करें। एग्रो इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग या फिर ऐसी चीजें जो एक दूसरे को बेनिफिट करें। लाइव स्टॉक को प्रॉपरली मैनेज करें ताकि मीथेन का इमिशंस कम से कम हो, क्योंकि लाइव स्टॉक में ही बहुत ज्यादा मीथेन का इमिशंस होता है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है कार्बन फार्मिंग की इंडिया में? अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्लाइमेट रेजिलियंस होगा, और ये हमको हेल्प करेगा जो इमिशन रिड्यूसिंग प्रैक्टिसेस है उसमें। तो एग्रीकल्चर फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो एग्रीकल्चर अभी, क्योंकि आप देखेंगे ना जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई देखो, ये जितनी भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई इसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा। अब सेम टाइम पे एग्रीकल्चर हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पेट कैसे भरेगा। तो इसलिए दोनों चीज को साथ लेके हम इस तरीके से चल सकते हैं। तो ये बेनिफिट ये है कि अडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एमिशन रिड्यूसेस। ग्रासरूट इनिशिएटिव्स एंड एग्रेरियन रिसर्च, दोनों की उसमें जरूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस कितनी पोटेंशियल है इकोनॉमिक बेनिफिट की। 63 डॉलर बिलियन, मतलब डॉलर में 63 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम 170 मिलियन हेक्टेयर एरेबल लैंड, जो लगभग हमारा है, हम कहते हैं 150 140 141 मिलियन हेक्टेयर है। अगर हम ग्रॉस की बात करेंगे तो 170 190 तक भी होता है, 200 तक भी होता है। तो इतने से हमारा इतना मनी जनरेट हो सकती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और फार्मर को क्या फायदा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर को कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो फार्मर कुड अर्न 5000 टू 6000 पर एकड़ एनुअली बाय अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और कार्बन क्रेडिट सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, कि जो पोल्यूशन कर रहा है चाहे गवर्नमेंट या कोई भी, उसको ये क्रेडिट दिए जा सकते हैं ताकि ये बैलेंस हो सके। बेनिफिट्स क्या है कार्बन फार्मिंग के? देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सकता है, सॉइल हेल्थ पे हम काफी, जो क्योंकि हम केमिकल्स डाल करके हमने सॉइल हेल्थ खराब करी ना, तो उसको वैसे ही ठीक किया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है सबसे इंपॉर्टेंट, तो फार्मर्स को पैसा मिलेगा। अदरवाइज तो हम खाली फार्मर को कहते ही रहते हैं कि ये एमिशन कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली पैसा मिलेगा तो वो कुछ भी करेगा। और कुछ भी करने मतलब कुछ अलग नहीं करना है, वही सारी चीजें करनी जो ऑलरेडी हो रही हैं। चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट क्या है? अवेयरनेस थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि फार्मर को किसी को, या फार्मर क्या किसी को नहीं पता। तो लोगों को लगता है गर्मियों में गर्मी हो रही है, इस बार ज्यादा गर्मी हो रही है, बस उनको ये नहीं पता कि ये रीजन क्या है इसके पीछे। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। पॉलिसी का सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, एडॉप्शन एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी, प्रमोशन, और ये सारी चीजें, ये चैलेंजेस हमारे कार्बन फार्मिंग के रहते हैं। इसके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की भी हम बात करते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लेकर आई। उसमें क्या है कि इंसेंटिवाइज करना है वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस, जो कि इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, चाहे कम्युनिटीज कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर, या हम कह सकते हैं फार्मर भी। तो ये लोग ऐसे हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? लाइफ, ये जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, लाइफ स्टाइल, LIFE का फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को और एनवायरमेंट कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाए, और यही COP26 में बोला गया था हमारे पीएम के द्वारा। सो इसमें एक्टिविटीज कौन सी? अगेन वही है कि ट्री प्लांटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन और मैंग्रोव कंजर्वेशन। इन सभी से क्या होता है? हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कम इमिट होती हैं, और ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस अगर इमिट भी हुई हैं तो उनको कैप्चर करने और स्टोर करने की क्षमता रखती है। तो यही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी जो गवर्नमेंट चला रही है। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाए हैं, PDF हम आपको देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो ये था कार्बन फार्मिंग का। आई होप कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा पाया हूँ। इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है जो मैं डिटेल में डिस्कस करूँ, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने ही बोला था। सो दिस इज अबाउट टुडे एंड कार्बन फार्मिंग।
मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और भी कोई टॉपिक है तो आप ज़रूर बताइएगा, एंड हमारी ऐप को ज़रूर विज़िट करें, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हमारी मिलेंगी, और उसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।